डिजार्डर्स, रेस्पिरेटरी डिजार्डर्स, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब बीमारियां कौन सी आएंगी, कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे, उन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरे को कह सकते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक हमारा अपर रेस्पिरेटरी पार्ट है, दूसरा हमारा लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट है। हमारा अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में हमारा मुंह, माउथ, हमारी नाक, हमारे कान भी आ जाते हैं, और इसके अलावा हमारा गला, लैरिंक्स, ये अपर रेस्पिरेटरी पार्ट्स हैं। इसके नीचे जो चला जाता है ट्रीकिया और फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और फिर लंग्स, एल्वियोलाई, ये सारे लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट के हिस्से हैं। तो इनको हमने दो में तकसीम कर दिया आसानी के लिए, एक अपर रेस्पिरेटरी पार्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट, और दोनों के अलग अलग लेवल पर हम बीमारियां पढ़ेंगे, दोनों के अलग अलग लेवल पर डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पढ़ लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी पार्ट। हमारे ऊपर वाले सांस लेने वाले सिस्टम में, निज़ाम में जो फर्क आ सकता है, जो बीमारी आ सकती है। नंबर 1 फॉर एंड फॉरमोस्ट सबसे मशहूर बीमारी जो है, मशहूर ज़माना दहशतगर्द जो है, वो है साइनोसाइटिस। सबसे पहले ये बात तो क्लियर कर दो कि ये टिस जहाँ भी आ जाता है, बहुत से बीमारियों के साथ आप ये देख सकते हो, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस, साइनोसाइटिस। इस टिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब जिस नाम के साथ टिस आ रहा है, मतलब उसी जगह का इन्फ्लेमेशन, उसी पार्ट का इन्फ्लेमेशन, उसी हिस्से का इन्फ्लेमेशन। यहां किस चीज के साथ आ रहा है? साइनस के साथ, साइनोसिस। अब साइनोसिस हम क्लियर कर चुके हैं कि साइनोसिस क्या चीजें हैं। हमारे नाक के अंदर, यहां पर जहां पर नोस्ट्रिल्स लीड कर रहे हैं, यहां पर फेशियल बोन्स के दरमियान यहां पर दो खाली जगह मौजूद है, इनको हम कहते हैं साइनसिस। और ये सिर्फ यहां पर मौजूद नहीं है, ये दो यहां पर भी मौजूद है, आंखों के ऊपर। तो कुल हम कह सकते हैं कि हमारे वजूद के अंदर फुल साइनसिस जो है, खाली जगह, साइनसिस कैविटीज है, कैविटीज खाली जगह है। ये साइनसिस कुल 4 है, 4 साइनसिस है, 4 तादाद में, ये 4 के तादाद में खाली जगह हमारे स्कल के अंदर मौजूद है, हमारे खोपड़ी के अंदर मौजूद है। अब इनमें से 2 जो है 2 वो नोज में होते हैं, नेजल कैविटीज में होते हैं, जिनको हम मैक्सिलरी साइनसिस कहते हैं, मैक्सिलरी साइनसिस। ये नाक में जो साइनसिस होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनसिस। ठीक है, यहां पर जो होते हैं, यहां पर मैक्सिलरी साइनसिस। और 2 और खाली जगहें जो होती है वो यहां पर आंखों के ऊपर यहां पर मौजूद होती है, और उनको हम कहते हैं, ये 2 और हो गए, इनको हम कहते हैं फ्रंटल साइनसिस। ठीक है, साइनसिस। तो ये कुल 4 खाली जगहें हो गई, खाली जगह मतलब साइनसिस। कुल 4 कैविटीज, 4 साइनसिस, 4 खाली जगहें हो गई। 2 यहां पर है मैक्सिलरी साइनसिस, 2 यहां पर है फ्रंटल साइनसिस। अब इन साइनसिस का इनसाइड जो है, इन कैविटीज का, ये कैविटी बन रही है ना, खाली जगह बन रही है, तो ये अंदर वाला साइड जो है, ये यहां पर एक मेम्ब्रेन होता है, और वो मेम्ब्रेन जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि म्यूकस खारिज करता है, एंटीबॉडीज भी निकाल सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वगैरह वगैरह। इसी मेम्ब्रेन का जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये इन्फ्लेम हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, तो इसको हम फिर कहते हैं साइनोसाइटिस। ये साइनसिस का इन्फ्लेमेशन हो गया। देखो यहां पर होगा क्या, जब भी इस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो यहां पर स्वेलिंग पैदा होगा। स्वेलिंग, हमको पता है कि इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग पैदा करता है, ठीक है, फूल जाता है, वो जगह फूल जाता है। तो ज़्यादातर ये सर्दी के मौसम में हो सकता है। एलर्जिन, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके मेन वजूहात काजेज हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जब भी ये इन्फ्लेम कर जाता है, ये मेम्ब्रेन
इन्फ्लेम कर जाता है, स्विल कर जाता है। तो यहाँ पर जो खाली जगह है, जो यहाँ पर अब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं ना, सांस लो, नॉर्मली हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ की इन्फ्लेमेशन हो गई, इन साइनसेस की इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये फूल जाएगा, ये स्विल कर जाएगा। तो जब स्विल कर जाएगा तो यहाँ पर जो कैविटीज है वो बंद हो जाएंगी, साइनसेस बंद हो जाएंगी, तभी जाकर नाक हमारी, जिनको एलर्जीज है, ज़्यादातर जो मरीज़ एलर्जिक रेनाइटिस के मरीज़ हैं उनको ये मसला ज़्यादातर दरपेश आता है। तो सर्दियों के मौसम के अंदर उनकी नाक बंद रहती है, हालांकि उनके नाक में कुछ होता भी नहीं है, नाक के अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई फ्लूइड नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी नाक बंद रहती है। क्यों बंद रहती है? क्योंकि साइनोसाइटिस होता है उनको, उनके साइनसिस का मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हो जाता है, स्विल कर जाता है, और जब स्विल कर जाता है तो वो कैविटीज बंद हो जाती है। यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ड्रा कर सकते हैं, यहाँ ऐसे देखो, ये मान लो हो गई नाक, ये नोस्ट्रिल्स हो गए, नोस्ट्रिल्स नतने, यहाँ से जो रास्ते नोस्ट्रिल से आ रहे हैं तो यहाँ पर है कैविटीज, ठीक है, मान लो ये वो कैविटीज है। अब जब इन्फ्लेमेशन हो गई तो यहाँ पर ये कैविटीज, यहाँ से ये मेम्ब्रेन स्विलअप हो गया और यहाँ से ये मेम्ब्रेन स्विलअप हो गया, तो ये जगह बंद हो गई। तो यहाँ अब हवा अंदर की तरफ नहीं जा सकती। ये इसी तरह से ये भी हो सकता है, इन्फ्लेम होकर स्विलअप हो सकता है, फूल सकता है, और फूलने के बाद ये बंद हो गया। इसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। और इसके साथ साथ इसमें अक्सर फ्लूइड भी जमा हो सकता है। फ्लूइड, जो नाक का फ्लूइड होता है वो फ्लूइड भी यहाँ पर, ज़्यादातर जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें फ्लूइड जमा होने का चांस ज़्यादा होता है, गाढ़ा फ्लूइड बन जाता है, ग्रीन कलर का वहाँ पर जमा हो सकता है। और ये फ्लूइड फिर यहाँ पर सिर्फ मैक्सिलरी साइनसेस में नहीं, ये फ्रंटल साइनसेस में भी ज़्यादातर जमा होता है। मतलब जो फ्लूइड होता है ग्रीन कलर का फ्लूइड, वो सिर्फ यहाँ पर फिर नहीं, यहाँ पर जो फ्रंटल साइनसेस है यहाँ पर भी जमा हो सकता है गाढ़े स्टेट में, और उसी से फिर सर में दर्द आ जाता है। और वो हम महसूस भी कर सकते हैं, जो लोग नमाजी है उनको बेहतरीन अंदाज से पता होगा कि जब वो सजदे की तरफ जाते हैं तो सजदे में सर दर्द करता है, मतलब नीचे की तरफ झुक जाते हैं तो सर दर्द करने लगता है। तो सर क्यों दर्द करने लगता है? क्योंकि यहाँ पर साइनोसाइटिस हुआ है। जो फ्रंटल साइनसेस हैं, खाली जगह हैं, उनमें गाढ़ा माया जमा हो चुका है और ये इन्फ्लेम हो चुके हैं, और इसलिए ये आपको इंडिकेशन, ये दर्द जो है ये इंडिकेशन है, आपको दे रहा है कि यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल हो गया है, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम इन्फ्लेमेशन जो है, यहाँ की खाली जगहों का इनका फूलना, इनमें फ्लूइड जमा होना, ये वगैरह, इसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। इनकी वजूहात जो है, काजेज़, वो सिंपल है। वो बैक्टीरिया भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, एलर्जेंस भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों की एयर कंडीशनिंग सिस्टम से भी एलर्जी होती है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अंदर रहकर एलर्जी बन भी सकती है आम इंसान को, और उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात है जिनकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है। बैक्टीरिया वायरसेस पे तो जिन्स हो गई, ये एलर्जेंस हो गए, एलर्जी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट इसकी कैसी होगी? तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर बैक्टीरिया की वजह से साइनोसाइटिस है तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, वायरस की वजह से तो एंटी वायरल ड्रग लेना पड़ेगा, एलर्जी की वजह से है तो एंटी एलर्जिक, जिस ज़्यादातर यहाँ पर जो लीवोसिट्राजीन इस्तेमाल होते हैं, लीवोसिट्राजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, या ईटरेक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो ये सब एंटी एलर्जिक है। तो बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबायोटिक, वायरस की वजह से एंटीवायरल, एलर्जिन की वजह से है, एलर्जिन मतलब ये जो जर्दाने हो गई, ये पोलन ग्रेन्स जो है, या किसी के डस्ट से, गर्द गुबार से एलर्जी होती है, किसी के पेट्रोल के धुएं से एलर्जी होती है, किसी के खुशबू से एलर्जी होती है, हर एक के मुख्तलिफ कंडीशंस है, ठीक है। तो जिस चीज़ से उसकी एलर्जी है वही चीज़ अगर अंदर दाखिल हो जाए तो एलर्जी क्या है? वजूद का अपना रिस्पांस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है कि जो चीज़ अंदर घुस गई है। फॉर एग्जांपल किसी की एलर्जी अगर खुशबू से है तो खुशबू की ख़तरनाक चीज़ नहीं है। ईतर फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईतर कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन उसका वजूद उस ईतर को मान नहीं रहा,
बस ये उसकी अपनी हुक्मरानी है, चला रहा है आर्डर, दिमाग का आर्डर है, आपको मानना पड़ेगा जो भी हो। खुशबू आप नहीं लोगे, अगर खुशबू लोगे तो दिमाग उसको सेंस करेगा कि ये तो जो चीज़ आ रही है ये ख़तरनाक है, मैं इससे डर रहा हूँ, तो वो आपके वजूद को आर्डर देगा कि आप एंटी हिस्टामाइन खारिज करो, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा करो, ताकि वो वहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम बराबर हो कि अगर ये शख्स हमला करे, ये ईतर हमला करे, हालांकि वो हमला नहीं करेगा लेकिन इसको ये पता नहीं है, एब नॉर्मल हो गया है, अगर ये हमला करे तो कि हम इसको मार सके, तो वहाँ पर एंटी हिस्टामाइंस खारिज हो जाता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड फ्लो ही ज़्यादा होना जो है वो इसके पीछे मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, ये भी एक मेन रीज़न है। ठीक, तो एलर्जी भी हो सकती है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं जिनकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है। ठीक हो गया, साइनोसाइटिस ये हुआ एक अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़। दूसरा अपर रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो क्या है, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, एंड दिस इज इनफैक्ट द इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर कैविटी। अब ये मिडल ईयर कैविटी जो है ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा मिडल ईयर जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एक ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है जिसको हम यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। ये हुआ हमारा कान, ये तेरा कान हो गया। ठीक है जानजेब खाना दादे वक्त दे। अब इसके मिडल ईयर से यहाँ जो मिडल ईयर शुरू होता है उस मिडल ईयर से एक यूस्टेचियन ट्यूब निकलता है और वो जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिलता है। ये डायग्राम आपके किताब के अंदर दिया गया है, मेरी आर्ट इतनी मजबूत नहीं है कि अपने यहाँ पर बना लो। ठीक है, तो जो यूस्टेचियन ट्यूब होता है, यूस्टेचियन ट्यूब इसको हम कहते हैं, इसके थ्रू ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इनकी बीमारियां पढ़ लेते हैं। तो जब मिडल ईयर की जो कैविटी है, यहाँ पर जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर वो ईयर है जिसके अंदर 3 बोन्स है, 3 हड्डियाँ है, माइलस इंकस स्टेप्स। ठीक है, ईयर ड्रम के बाद जो खाली जगह है वहाँ पर 3 हड्डियाँ है जिसको हम माइलस इंकस स्टेप्स कहते हैं। ये महज ईयर ड्रम के वाइब्रेशंस को कोक्लिया तक ले जाने का काम करते हैं। एक हथौड़े की तरह के तरह है, एक नेल के कील की तरह है और एक पट्टे स्ट्रिप की तरह है, माइलस इंकस स्टेप्स, और ये वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करके इंटरनल ईयर तक लेने का काम करते हैं। ये मिडल ईयर है, और यहाँ मिडल ईयर की कैविटी जो है ये जब इन्फ्लेम हो जाती है तो इससे जो बीमारी पैदा हो जाती है उसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। अब देखो, ये मिडल ईयर के खुद के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है, डायरेक्ट अगर मिडल ईयर की कैविटी जो है वो इन्फ्लेम हो जाए, या अगर जो यूस्टेचियन ट्यूब है, जो ट्यूब्स है यूस्टेचियन ट्यूब, इसके इन्फ्लेमेशन से भी ये होता है। जब ये इन्फ्लेम हो जाता है तो ये क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखो यूस्टेचियन ट्यूब क्या काम करता है। यूस्टेचियन ट्यूब इस मिडल ईयर को आउटसाइड के साथ कनेक्ट करता है। एक तो ये प्रेशर बरकरार रखता है, प्रेशर ना हो तो मतलब यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू ये प्रेशर बरकरार ना हो तो खून निकल सकता है कानों के जरिए, तो ये एक तो प्रेशर बरकरार रखता है ताकि हम अच्छी तरह से सब कुछ सुन सके, मतलब नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। ठीक है, एक काम करता है। और दूसरा, जो म्यूकस अंदर पैदा हो जाता है, जो फ्लूइड अंदर पैदा हो जाता है, जो डर्ट कानों के अंदर पैदा होता है, उसको बाहर निकालने का काम यूस्टेचियन ट्यूब करता है। इसके थ्रू ये मिडल ईयर से जो गंद होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब यूस्टेचियन ट्यूब हो गया इन्फ्लेम तो वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, जब स्वेल कर जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, बंद हो गया तो मिडल ईयर का जो ये डर्ट है, गंद है, वो बाहर नहीं निकल सकता। अब जब वो गंद बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा, तो अब इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से यही मिडल ईयर इस डर्ट, इस गंद की वजह से इन्फ्लेम हो जाएगा, इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो मिडल ईयर डायरेक्ट भी इन्फेक्टेड हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई एलर्जन के थ्रू इन्फ्लेमेशन इसकी काज हो सकती है, या अगर यूस्टेचियन ट्यूब या ट्यूब वगैरह इन्फ्लेम हो गए, वो क्लोज हो गए, जो गंद है, वो गंद बला है, वो बाहर नहीं निकल सकता, तो इनडायरेक्टली भी मिडल ईयर कैविटी जो है वो इन्फ्लेम हो सकती है। दिस बीमारी इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अच्छा, इनके काजेज क्या क्या हो सकते हैं? काजेज इसके भी बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजेंस जो है एलर्जेंस हो सकते हैं,
ये ब्लॉकेज हो सकता है वगैरह, ये सब इसके काजेज़ है। इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट तो इसको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 80% केसेस जो है वो हील अप बाय सेल्फ, वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ओटाइटिस मीडिया में कंडीशन यहाँ तक आ जाता है ज़्यादातर कि कान का जो पर्दा होता है उसमें भी सुराख हो जाता है, वो भी मतलब थोड़ा सा पड़ जाता है। लेकिन 80% केसेस जो है वो 3 से लेकर 4 दिन तक, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ये वजूद अपने हीलिंग का सिस्टम यहाँ पर बहुत तेज़ करवा देता है, इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 80% केसेस ये खुद ब खुद 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, और जो पर्दे में सुराख होता है वो भी ठीक हो सकता है। नहीं हुआ, अगर केस कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं, और इसके साथ साथ चूँकि इसके सिम्टम्स क्या है आपको पता है, सिम्टम्स वेरी इजी। सबसे पहले ईयर एक होगा, जाहिर बात है कान ख़राब हो गया, कान के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो दर्द बे कान में ही होगा। तो पहला सिम्टम यही है, ईयर एक, कान में दर्द होगा। उसके साथ साथ फीवर हो सकता है, बुखार, उसके साथ साथ जो है वो हेडेक भी हो सकता है, सर्द में भी दर्द आता है, मुख्तलिफ सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ईयर एक है कान का दर्द, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए फिर हम पेन किलर्स भी इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर्स ये भी ट्रीटमेंट में ज़्यादातर